हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बढ़िया होंगे। मैं राजू आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एसकेएमयू ऑफिशियल में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एसकेएमयू सेमेस्टर 2 का जो एग्जाम चल रहा है 25-29 सेशन के स्टूडेंट्स का। तो एवी जो बैग वाले बच्चे हैं जिनका बैग लगा था उनका माइनर होगा, और जो 25-29 के सेशन के स्टूडेंट्स हैं उनका एवी होगा। दोनों एक ही है, दोनों माइनर का भी हटा के एवी 2 कर दिया है। तो एवी 2 में जिसका भी डिजास्टर मैनेजमेंट है उनके लिए वीडियो होने वाला है। हमने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होगा। बिल्कुल आपके प्रीवियस ईयर को रीड करके आपके प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को ऐड करके और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को हमने ऐड किया है जो आपके ज्यादातर चांस लेंगे एग्जाम में बने। वीडियो को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले नए हैं चैनल में तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम ऐसे हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, आपदा क्या है? इसकी परिभाषा, प्रमुख कारकों एवं महत्व की विस्तार से व्याख्या कीजिए। देखिए, पहले हमें आपदा को समझना है, आपदा क्या है और इसका परिभाषा और प्रमुख कारक एवं महत्व को समझना है। आपदा एक ऐसी गंभीर घटना है जो किसी समुदाय या समाज के सामान्य जीवन को प्रभावित करती है। मतलब एक आपदा एक ऐसा गंभीर मतलब बहुत बड़ा घटना है जो एक समुदाय, एक समाज, एक कम्युनिटी के लोग को के सामान्य जीवन को प्रभावित करता है। मतलब नॉर्मल एक शांत जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, बहुत ज्यादा उथल पुथल मचा देता है, और जिसके कारण बड़े पैमाने पर मानव जीवन, संपत्ति, पर्यावरण तथा आर्थिक संसाधनों को नुकसान पहुंचता है। और उस उथल पुथल के कारण मानव जीवन का जो शांतिपूर्ण जीवन था उनमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है, संपत्ति का, जान माल का या फिर मनुष्य का हो। आपदा प्राकृतिक कारणों से भी हो सकती है और मानव गतिविधियों से भी। आपदा दो प्रकार से भी हो सकता है, यानी प्राकृतिक यानी बाढ़ आ गया, या फिर ज्वालामुखी फूट गया या बहुत तूफान आ गया, वो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। और मनुष्य के कारण जैसे होता है फैक्ट्री का वजह से जो धुआं निकलता है, या फिर कोई ऐसा चीज हो गया जो कि मनुष्य द्वारा ये होता है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग। हम लोग इतना ज्यादा रेफ्रिजरेटर, फ्रिज का यूज करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, पेड़ काटते हैं, जिसकी वजह से जो पर्यावरण है वो डिसबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से समय पर पानी नहीं होता है, सूखा पड़ जाता है। तो इस प्रकार की समस्याएं होती है। आपदा प्रमुख आपदा के प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। आपदा के कारक, पहला प्राकृतिक कारक जैसे भूकंप, बाढ़, चक्रवात, सूखा, भूस्खलन, सुनामी इत्यादि। आपने अभी देखा होगा हाल ही में, अभी कुछ दिन पहले आसाम में बाढ़ आया था। जो आसाम था वो लगभग आधा डूब चुका था, बहुत ज्यादा जान माल का हानि हुआ, बहुत ज्यादा लोग मरे। समझे कि आसाम में बाढ़ जो आया था वो कितना क्षति किया, आसाम को कितना नुकसान किया, वहां के लोगों का, वहां के स्थानीय जान माल का कितने घर टूटे। तो उसी को बोलते हैं आपदा। दूसरा प्रकार मानवीय कारक, औद्योगिक दुर्घटनाएं, आग, युद्ध, रसायन दुर्घटना और प्रदूषण। तो जो मानव द्वारा जो आपदा ये होते हैं वो प्राकृतिक को छोड़ के जो मानव कारक होते हैं वो, जैसे दुर्घटना हो गया, आग हो गया, ऐसे युद्ध हो गया। युद्ध में कितना पोल्यूशन होता है, कितना ज्यादा जान माल का हानि होता है। उन्होंने देखा होगा कि बॉम्ब गिरता है तो वहां पे किस तरह का वहाँ चेंजिंग आ जाता है, रासायनिक प्रयोग हो जाता है, वहाँ का क्लाइमेट चेंज होता है। आपको पता होगा कि जापान में हिरोशिमा पे जो है अमेरिका न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। तो आज भी वहाँ के लोग अभी तक भी कुपोषित है। वहाँ का बच्चा होता है तो विकलांग, थोड़ा सा एबनॉर्मल होता है, किसी का थोड़ा दिमाग कम होता है, मानसिक रूप से ठीक नहीं रहता है। तो दूसरा समझे हम लोग। तीसरा, जनसंख्या वृद्धि। भारत में ये बहुत बड़ी समस्या है। आज का भारत बेरोजगार, इतना सारे देखे होंगे, इतना प्रोटेस्ट चल रहा है। जनसंख्या वृद्धि इसे सबसे महत्वपूर्ण जड़ को अगर पकड़ा जाए तो जनसंख्या वृद्धि। अधिक जनसंख्या के कारण जोखिम वाले क्षेत्रों में लोग की संख्या, मतलब ऐसा जगह में लोग का संख्या बढ़ जाता है जहाँ पे लोग नहीं रहना, नहीं मतलब ऐसा जगह में कि हर साल बाढ़ आ जाता है। जैसे बिहार का आपने सुना होगा, बिहार में नदी बहती है, बिहार का शोक जिसे बोला जाता है, कोसी नदी, कोसी या काशी नदी बोलते हैं उसको। तो हर साल बाढ़ आ जाता है, हर साल बहुत लोग मरते हैं और बहुत सारे जान माल का हानि होता है। आखिर ऐसा क्यों क्यों नहीं वहां से लोग चले जाते हैं कि हर साल जब बाढ़ आता ही है वहां पे
तो क्यों नहीं लोग वहां से चले जाते हैं? क्योंकि बिहार में, आप बोल सकते हैं भारत में इतना ज्यादा जनसंख्या है कि रहना पड़ रहा है, मजबूरन रहना ही पड़ रहा है, कहाँ जाएंगे अगर नहीं रहेंगे तो जनसंख्या वृद्धि भी इसके पीछे प्रमुख कारण है। क्वेश्चन बोल रहे हैं, सॉरी। चौथा कारक है नियोजित शहरीकरण। बिना उचित योजना के शहरों का विस्तार आपदा को, तो मतलब बिना कोई प्लानिंग के जो शहर है उसका एक्सपेंड करना, मतलब शहर को बड़ा करना, बिना कोई योजना के, बिना कोई प्लान के, बिना कुछ सोचे कि क्या हो सकता है। मतलब बिना कुछ सोचे कि क्या हो सकता है और वर्तमान में क्या संभावित समस्याएं आ सकती है अगर इस तरह के पेड़ को काटते हैं, तो उसको बिना सोचे अगर करते हैं तो ऐसा हमें सामना करना पड़ता है, ऐसे जोखिम भरे ये का। पर्यावरणीय क्षरण, जंगलों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन आपदाओं को गंभीरता बढ़ा बढ़ा सकते हैं। मतलब कि जो बहुत अधिक मात्रा में पेड़ों की कटाई, जलवायु का परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, जैसे कोयला का हम लोग इतना ज्यादा उपयोग करते हैं, तो इस प्रकार के जो गंभीरता इससे बढ़ सकता है। छठा कारक है इसका गरीब और कमजोर आधारभूत संरचनाओं। गरीब समुदाय आपदा के समय अधिक प्रभावित होते हैं, मतलब जो गरीब लोग होते हैं, लोअर क्लास के लोग होते हैं, वो उस तरह के आपदा के समय सबसे ज्यादा अधिक जो है क्षतिग्रस्त होते हैं, सबसे ज्यादा अधिक प्रभावित होते हैं। तो हमने इसका समझा, अब डिटेल में देख लीजिएगा इसको एक बार। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा, हजार्ड और डिजास्टर में क्या अंतर है? देखिए, हजार्ड और डिजास्टर में क्या अंतर होता है? हजार्ड यानी खतरा या जोखिम, ऐसा संभावित घटना या परिस्थिति है जिससे मनुष्य, संपत्ति या पर्यावरण को नुकसान हो सकता है। मतलब हजार्ड एक ऐसा ये है जिससे संभावित मतलब कि होने के चांसेस हैं। जैसे झारखंड में अभी वर्तमान में ये कर रहा है कि सूखा पड़ सकता है, धान की जो है फसल वो खराब हो सकते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे हजार्ड। मतलब कि जो संभावना हो सकता है, जो संभावना लोग करते हैं, जो एक बोल सकते हैं कि कल्पना कल्पना करते हैं या फिर ऐसा हो सकता है, उसको बोलेंगे हजार्ड। और डिजास्टर बोलेंगे जो हो चुका है, जैसे भी बोलेंगे आसाम में प्राकृतिक आपदा यानी बाढ़ आया था, तो ये हो गया डिजास्टर। और हजार्ड जिस संभावना है, इसको हम लोग समझे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा, ये सब आप डिटेल में पढ़ जाते हैं तो निश्चिंत रहिए, एग्जाम में आपको बहुत अच्छा मार्क्स आने वाला है। प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं में अंतर स्पष्ट करते हुए इनके प्रकारों और प्रभावों की चर्चा कीजिए। प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदा, उसके बारे में अंतर स्पष्ट करना, समझाना है। देखिए, प्राकृतिक आपदाओं को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है, प्राकृतिक आपदाएं और मानव निर्मित आपदाएं। पहला, प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण उत्पन्न होने वाले आपदाओं को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। उदाहरण के लिए भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवात, सुनामी, जलवायुमुखी भूस्खलन, हिमस्खलन, इस प्रकार की चीजें जो है वो प्राकृतिक होते हैं। और मानव निर्मित जो होते हैं, मानव निर्मित गतिविधियों, तकनीकों, विफलताओं या संघर्षों के कारण होने वाले आपदाओं को मानव निर्मित आपदा कहते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग देखेंगे औद्योगिक दुर्घटना, परमाणु दुर्घटना, तेल रिसाव, युद्ध, आग, रासायनिक दुर्घटना, प्रदूषण, दोनों के मुख्य अंतर है। मतलब जैसे कोई हम लोग टेस्ट करते हैं, जैसे अभी आपने सुना होगा जो एलोन मस्क है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी एलोन मस्क, उसका जो एक उसका कोई मिशन था, वो चांद से क्रैश हो गया। एक ऐसा रॉकेट था, वो चांद से जाके क्रैश हो गया, वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया। तो चांद के सरफेस पे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है इसका। आप देखे होंगे यूट्यूब वगैरह में, तो अगर नहीं देखे तो सर्च करके देख लीजिएगा। अभी कुछ दिन का, 15 दिन पहले का ही बात है। तो वो लैंडिंग नहीं कर पाया, फेल हो गया, तो वहां पे बहुत ज्यादा क्षति पहुंचा। वहां पे कोई कोई ऐसा हम लोग प्लान करते हैं मिशन जो कि सक्सेस नहीं हो पाता है। कोई परमाणु परीक्षण हो गया, कोई भी चीज हो गया जो सक्सेस नहीं हो पाता है, उसमें बहुत ज्यादा हानि होता है। मान लीजिए हम कहीं परमाणु परीक्षण कर रहे हैं और वो
अनसक्सेसफुल रह गया, या फिर हम लोग कहीं से समुद्र में लैंड करना चाहें और वो समुद्र में लैंड नहीं हो पाया, कहीं और लैंड हो गया, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हानि होता है, तो उस प्रकार के मानव निर्मित हैं, तो मतलब मानव द्वारा जो घटना या फिर विफलता के कारण या फिर तकनीकी खराबी के कारण जो भी होता है, तो वो हो गया मानव निर्मित आपदा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, आपदाओं के प्रमुख दुष्परिणामों की विस्तार से व्याख्या कीजिए। आपदाओं का प्रमुख दुष्परिणाम, क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं उसका विस्तार से चर्चा करना है। आपदाओं का प्रभाव केवल तत्काल नुकसान तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि इसका प्रभाव लंबे समय तक समाज और अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। जो आपदा का प्रभाव है ना, वो सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं है, तत्काल के लिए नहीं होता है और ये सीमित नहीं होता है, बल्कि इसका प्रभाव लंबे समय तक, मतलब बहुत लंबा समय तक रहता है, और इसका इकोनॉमी पे, वहाँ का शहर का इकोनॉमी पे ये बहुत ज्यादा डिपेंड होता है, बहुत ज्यादा इकोनॉमी को वीक कर देता है। उदाहरण के लिए जैसे जो बोले जापान में जो हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, तो उसका जो है भुगतान आज भी जापान के लोग कर रहे हैं, तो उस प्रकार के लंबे समय तक। जैसे प्रमुख दुष्परिणाम, मानव हानि, लोगों की मृत्यु, चोट, विस्थापन हो सकता है। मतलब जो दुष्परिणाम है वो क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, तो लोगों का मृत्यु हो सकता है, चोट हो सकता है, लोग वहां से भाग सकते हैं, पशु हानि हो गया, पालतू जानवर उनका मृत्यु या विस्थापन, आर्थिक नुकसान, मकान, दुकान, उद्योग सब जो होता है वो टूट सकते हैं, बुनियादी सुविधाओं की क्षति, सड़क, पुल, ब्रिज, ये सब का जो है वो क्षति हो सकता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, दूषित पानी, भोजन खराब और खराब स्वच्छता से बीमारी फैल सकती है। सामाजिक प्रभाव, लोगों का विस्थापन, बेरोजगारी, सामाजिक स्थिरता उत्पन्न हो सकती है। तो इस प्रकार के चीजें हो सकती है वहां पे, वहां का लोग भाग सकता है, वहां का सड़क, पुल, परिवहन ये सब खराब हो सकता है, वहां का भोजन, वहां बेरोजगारी बढ़ सकता है, वहां का घर, मकान, हॉस्पिटल, स्कूल सब टूट सकते हैं। इसके दुष्परिणाम हो गए। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, मानव गतिविधियों के कारण होने वाले पर्यावरणीय प्रभाव की व्याख्या कीजिए। देखिए, मानव गतिविधि के कारण जो पर्यावरण प्रभाव है, होने वाले गतिविधि के होने वाले पर्यावरणीय प्रभावों की व्याख्या कीजिए। मानव द्वारा जो भी गतिविधि है, पर्यावरण में जो प्रभाव पड़ते हैं उसके बारे में आपको बताना है। देखिए, इसका आंसर देखते हैं। मानव ने विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पे उपयोग किया है, इससे पर्यावरण पर अनेक नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। प्रमुख गतिविधियां और प्रभाव, वनों की कटाई, मिट्टी का कटाव और जैव विविधता की कमी होती है। औद्योगिकरण, जलवायु और मिट्टी का प्रदूषण बढ़ता है। खनन, भूमि का संरक्षण, प्राकृतिक आवासों का निवास होता है। शहरीकरण, प्राकृतिक भूमि कम होती है और बाढ़ का खतरा होता है। मतलब मानव गतिविधि में जैसे वनों का कटाई करते हैं तो हम लोग मिट्टी का कटाव होता है और जैव विविधता में कमी होता है। औद्योगिकरण करते हैं, मतलब जहाँ हम डेवलप करना चाहते हैं वहाँ जल, वायु, मिट्टी ये सब पूरा प्रदूषित हो जाता है। फिर जो खनन करता है, ड्रिलिंग क्या, जो खदान अभी होता है, भूमि को नुकसान पहुंचता है, भूमि को नुकसान पहुंचा, प्राकृतिक आवासों का निवास होता है, मतलब जो भी जंगली जीव जंतु रहते हैं उनका जो होता है वो घर टूट जाता है। शहरीकरण, मतलब जो डेवलपमेंट करते हैं, भूमि कम हो जाता है, बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। जीवाश्म ईंधन का उपयोग, ग्रीन गैस हाउस की वृद्धि हो सकता है। जल का अत्यधिक उपयोग, तो भूजल स्तर पर मतलब पानी का जो लेवल है वो कम हो सकता है, डाउन हो सकता है वो। आज मतलब अगर इस तरह का चीजें करते हैं तो अगर हम लोग को 10 फीट में पानी मिलता है तो वो जाके कल 15 फीट हो जाएगा। वो एक अंदाजा बता रहे हैं, हमको इतना सटीक जानकारी नहीं है, तो उसको समझे हम लोग। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, प्रमुख प्राकृतिक आपदाओं का ऐतिहासिक अवलोकन प्रस्तुत कीजिए। जो प्रमुख प्राकृतिक आपदाएं हुए हैं उनका ऐतिहासिक अवलोकन प्रस्तुत करने बोला है। आपको ये सब समझ लेना और अपने से बना बना के लिखना है। मानव इतिहास में प्राकृतिक आपदाएं लगातार आती रही है। भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवात, सुनामी, जलवायुमुखी ऐसी घटनाओं में अनेक सभ्यताओं और समाजों को प्रभावित किया है। प्राचीन समय में आपदाओं से
निपटने के लिए वैज्ञानिक जानकारी तकनीक सम्मिलित थी। देखिए, इसमें हम लोग को पूछा है कि कौन कौन सा ऐसा कुछ घटना बताइए जो प्राकृतिक आपदाओं से जूझा है। मतलब मानव इतिहास जो है लगातार इस तरह का समस्याओं का सामना करता है, जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा, सुनामी, जो चक्रवात और जो भी होता है जलवायुमुखी जो होता है, तो जो ज्वालामुखी फटता है उस तरह का। प्राचीन समय से जो इस सब का जो निपटारे के लिए जो हम लोग का वैज्ञानिक है वो हमेशा से रिसर्च करते रहे हैं कैसे इन सब चीजों से बचाया जा सकता है, इसलिए उनका प्रभाव अधिक गंभीर होता है। समय के साथ वैज्ञानिक विकास के कारण मौसम पूर्वनिर्माण, भूकंप निगरानी, उपग्रह तकनीक और चेतावनी प्रणालियों का विकास हुआ है। मतलब होता है ना कि आपको मैसेज आएगा कि अगले 3 घंटे में ये क्षेत्र में आपको बहुत अधिक वर्षा, चक्रवात और फिर बिजली कड़कने की संभावना है। तो अगर हम लोग का वैज्ञानिक रिसर्च किया है, कुछ मापता है, तब ना उससे पता चलता है कि हाँ बारिश हो सकता है, तो आपके मैसेज फोन में मैसेज आते रहेंगे, ये मौसम भी ऐसा चल रहा है। भारत में कई बड़े भूकंप, चक्रवात, बाढ़, सूखा और सुनामी जैसी घटना हुई है। इन घटनाओं से यह समझ विकसित हुई है कि आपदा प्रबंधन में केवल राहत कार्य ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि पूर्व तैयारी, जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व चेतावनी और समुदाय की भागीदारी भी आवश्यक है। मतलब इस तरह का समस्या से हमेशा से हम लोग जूझते आ रहे हैं, और ये केवल राहत का पर्याप्त नहीं, मतलब कुछ चल जाने से उसका पर्याप्त नहीं, बल्कि हम लोग को पहले ही इस चीज के लिए रेडी रहना है, मतलब कि फेस करने के लिए इस चीज को रेडी रहना है। मतलब और ये पूर्व चेतावनी और समुदाय भागीदारी भी आवश्यक है। मतलब इस सब का चीज के लिए हमेशा हम लोग को रेडी रहना चाहिए। हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। भूकंप क्या है, इसके कारण और प्रकार प्रभाव की व्याख्या कीजिए। देखिए, भूकंप पृथ्वी की सतह के अंदर ऊर्जा के अचानक मुक्त होने से उत्पन्न होने वाले कंपन है, और यह ऊर्जा भूकंप या तरंगों के रूप में फैलती है। जो अचानक से दाब जो जमीन के अंदर है वहां पे प्रेशर क्रिएट होने से ये भूकंप होता है। टेक्टोनिक प्लेट की गति, जो टेक्टोनिक प्लेट है उसका इधर से उधर हो जाना, भंसों पर अचानक हलचल होने से, ज्वालामुखी फटने या ज्वालामुखी गतिविधियों से, कुछ मानव गतिविधियां भी स्थानीय स्तर पर कंपन का उत्पन्न करता है। जैसे हम लोग देखेंगे खदान उदान में बम फोड़ता है ताकि वहां से जो भी बड़ा बड़ा पत्थर, गिट्टी सब निकल पाए, तो उससे भी कंपन पैदा होता है। तो यही है भूकंप। इसको डिटेल में देख लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप एक क्लिक में ही पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी आप हम लोग को व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, वहां पे हम इस तरह के पीडीएफ आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कराते रहते हैं, तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और वीडियो और इस पीडीएफ का लिंक आपको साथ ही मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए हम लोग टॉपिक में वापस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, चक्रवात क्या है, इसके कारण एवं प्रभावों का विस्तार से चर्चा कीजिए। चक्रवात एक ऐसी शक्तिशाली मौसमी प्रणाली है जिसमें कम वायुदाब के आसपास हवाएं घूमती है। समुद्र के ऊपर बनने वाले उत्कंठनीय चक्रवात तटीय क्षेत्रों पर भारी वर्षा और तेज हवाएं ला सकते हैं। मतलब कि जो हवा घूमता है चारों साइड घूम घूम के, एक क्या बोलते हैं उसको, मतलब एक ही जगह पे केंद्र बना के और घूमता है बहुत स्पीड में, जिसके कारण जो समुद्र है उसमें तूफान आ जाता है और हल्का हल्का बारिश होता है, लेकिन हवाएं बहुत तेज चलता है, तो उसको हम लोग चक्रवात बोलते हैं। एक आया था साइक्लोन बोलते हैं इसको। इसका प्रमुख कारण, मतलब प्रमुख कारण क्या क्या है जो इससे ये होते हैं। समुद्र की गर्म सतह, वायुमंडलीय अस्थिरता, कम वायुदाब, पर्याप्त नमी, तो इस वजह से ये होते हैं। चलिए डिटेल में पढ़िएगा इसको। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, बाढ़ और सूखा के कारण एवं प्रभावों की तुलना कीजिए। मतलब सूखा के क्या कारण हो सकते हैं, उनका प्रभावों की तुलना करना है। बाढ़ में किसी क्षेत्र में सामान्य से अधिक पानी जमा हो जाता है, जबकि सूखा में लंबे समय तक पर्याप्त वर्षा या जल उत्पादकता न होने की स्थिति है। बाढ़ का कारण क्या क्या है, अत्यधिक वर्षा, नदियों का उफान, मतलब नदियों में जो एक लेवल होता है पानी उससे ज्यादा पानी हो जाना,
और वर्षा का ज्यादा हो जाना बाढ़ का कारण होता है। बांध या जल निकासी व्यवस्था की समस्या, मतलब बांध या जल निकासी का जो व्यवस्था है, जो बांध है, बांध अचानक से टूट गया तो बाढ़ आ जाएगा। शहरीकरण और जल निकासी में बाधा बाढ़ का ये सब कारण है। बाढ़ का प्रभाव क्या होता है? फसल नुकसान, मकान, सड़क, पुल, ये सब का टूट जाना, ये सब तो आम बात है, सब तो आपको पता ही होगा। सूखा का क्या क्या प्रभाव होता है, और सूखा मतलब कैसे क्यों आता है? लंबे समय तक कम वर्षा, वर्षा में असमान परिवर्तन, जल संसाधनों की अत्यधिक उपयोग, मतलब पानी का जो है वो ज्यादा उपयोग होना, भूमि और पर्यावरण का संरक्षण। सूखे का प्रभाव क्या होता है? फसल उत्पादन में कमी, जल संकट, पशु धन पर प्रभाव, बेरोजगारी और अत्यधिक कठिनाइयां हो सकती है। तो ये सब जो है वो सूखा का प्रॉब्लम से क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, सुनामी क्या है, इसके कारण, प्रवाह एवं बचाव का उपायों की चर्चा कीजिए। मतलब सुनामी क्या है, ये क्यों आता है और इससे कैसे बचा जाता है, इसकी चर्चा करना है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ये 100% ये फंसेगा। ये क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ये 100% फंसेगा। हूबहू ये शब्द जरूरी नहीं कि यही शब्द रहे, हो सकता है इसमें बाढ़ का उपयोग कर दे कि बाढ़ से कैसे बचा सकता है, या फिर हो सकता है इसमें ये कर सकते हैं कि सूखा पड़ जाए, सूखा से बचने के क्या क्या हम लोग पहले से ही सब चीज को तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार की चीजें आपको बता सकते हैं, तो इसको आप एक बार ध्यान में रखिएगा जरूर, और इसको एक बार अच्छे से समझाएंगे आपको। चलिए देखते हैं। सुनामी समुद्र में उत्पन्न होने वाली लंबी और शक्तिशाली समुद्री तरंगे की श्रृंखला है। इसका प्रमुख कारण समुद्र के नीचे होने वाले शक्तिशाली भूकंप, इनके अलावा समुद्र के नीचे भूस्खलन या जलवायु जलवायुमुखी गतिविधियों भी सुनामी उत्पन्न कर सकती है। मतलब कि सुनामी जो होता है समुद्र में जो उत्पन्न होने वाला लंबा लंबा जो तरंग है, शक्तिशाली समुद्री तरंग, मतलब श्रृंखला जो होता है, मतलब सब मिल जाते हैं तो एक बहुत बड़ा का ढेर आता है, और इससे समुद्र के नीचे में जो होने वाला हलचल है या फिर जो ज्वालामुखी है वो फटता है, तो इससे बहुत ज्यादा बाढ़ आता है, मतलब बहुत ज्यादा जो होता है कंपन पैदा होता है, जिसके कारण पानी जो है अस्थिर हो जाता है। इससे क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं? तटीय क्षेत्रों में बाढ़, मकानों और बुनियादी सुविधाओं का नुकसान। मतलब क्या क्या नुकसान हो सकता है, ये तो पता है कि बाढ़ आने पे क्या क्या नुकसान हो सकता है, वही सब चीजें। मकान टूट सकते हैं, जाल मान का हानि हो सकता है, फसल नुकसान हो सकता है, ये सब हो सकता है, लोग मर सकते हैं, लोगों को क्षति हो सकती है। इससे बचाव कैसे किया जाता है, ये इम्पोर्टेंट नोट्स कीजिएगा, इसको इम्पोर्टेंट में। सुनामी सुना सॉरी सुनामी चेतावनी प्रणाली सिस्टम रहेगा, या फिर हम लोग को ऐसे पहले से अनुमान हो कि हम लोग ऐसा हो सकता है। तटीय क्षेत्रों में जागरूकता, जैसे थोड़ा पहले हम लोग को ये चीज पता चल जाए तो जो तटीय क्षेत्र है, मतलब जो मैदानी क्षेत्र है, उनमें जागरूकता हो जाए कि यहाँ पे अभी आना जाना बंद कर दीजिए, पानी का लेवल बढ़ रहा है, बाढ़ आ सकता है। निकासी मार्गों की जानकारी, मतलब किधर से पानी निकल सकता है, उन मार्गों का जानकारी हम लोग को होना चाहिए। सुरक्षित या ऊंचे स्थानों पर की पहचान, मतलब हमारा एरिया में सबसे ऊंचा स्थान या फिर पहाड़, उस एरिया का जानकारी होना चाहिए, ताकि पानी का अगर लेवल बढ़े तो आप भाग के वहां चढ़ सकते हैं, जा सकते हैं। नियमित आपदा अभ्यास, हम लोग को इस चीज का प्रैक्टिस करना चाहिए कि बाढ़ आने पे हम लोग को क्या चीज करना चाहिए, हम लोग को फर्स्ट प्रायोरिटी क्या देना चाहिए। चेतावनी मिलने पर तुरंत सुरक्षित स्थानों की ओर जाना, मतलब कि हमें इस प्रकार के सिचुएशन में नर्वस नहीं होना है, थोड़ा क्या बोलते हैं सख्ती से काम लेना है। ऐसा नहीं कि पूरा स्विमिंग करने लगना है, ऐसा नहीं करना है। इसमें हम लोग को जागरूकता होना चाहिए कि हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी दे कि हम लोग ऊंचे स्थान में चल जाएं, ताकि थोड़ा सरकार को भी या फिर वैसे टीम आएगा ताकि उनको भी थोड़ा टाइम मिल पाए, तो हम लोग को ज्यादा से ज्यादा प्रयास यही करना चाहिए। तो हमने इसको समझा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तकनीकी एवं मानव प्रेरित आपदाओं से क्या समझते हैं, इनके प्रमुख कारकों की प्रकारों की चर्चा कीजिए। तकनीकी एवं मानव प्रेरित आपदा, इसमें भी वही सा हो जाएगा कि मानव गतिविधि के कारण जो भी मानव विफलता, तकनीकी फेलियर के कारण जो भी हानि होता है वही है। और उस पर बना चढ़ा के अब लिख सकते हैं, पहले हम इसको पढ़े
इसको आप लिख लीजिएगा, पढ़ भी लीजिएगा। हम पीडीएफ का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। हम इसको समझते हैं 12 नंबर को। न्यूक्लियर रिएक्टर मेल्ट डाउन क्या है, इसके कारण एवं प्रभाव की व्याख्या कीजिए। जब परमाणु रिएक्टर के अंदर ईंधन को पर्याप्त रूप से ठंडा नहीं किया जा पाता और अत्यधिक गर्मी के कारण रिएक्टर में ईंधन एवं संबंधित संरचनाओं में गंभीर क्षति होने लगती है, तो इसे न्यूक्लियर रिएक्टर मेल्ट डाउन कहा जाता है। मतलब जो परमाणु प्रोजेक्ट है, जो रिएक्टर है, उसमें जो पर्याप्त ठंडा नहीं किया जा पाता है और गर्मी के कारण जो रिएक्टर का जो ईंधन है और उससे जो भी कनेक्टेड है वहां पे बहुत क्षति होने लगता है, गर्म होकर पिघलने लगता है, तो इसको हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर मेल्ट डाउन कहा जाता है। इसका कारण क्या क्या होता है? कूलिंग सिस्टम की विफलता। मतलब जो कूलिंग सिस्टम होता है, देखिएगा कोई भी चीज थोड़ा महंगी है, जैसे लैपटॉप उदाहरण लेते हैं, एक फैन लगा होता है जिससे लैपटॉप को ऑन कीजिएगा फैन ऑन हो जाता है ताकि आप कुछ काम करें तो वो लैपटॉप को ठंडा कर पाए। तो उस तरह हर एक चीज में सिस्टम रहता है, आखिर इतना महंगा चीज है भाई, तो उसमें इस तरह का चीजों को फेल हो जाना, जो कूलिंग रिएक्टर है उसका फेल हो जाना, तो ये इस चीज का कारण बनता है।